भारत में हर 2 मिनट में एक साइबर अपराध होता है और उसका सबसे बड़ा दरवाजा आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन। आईओटी डिवाइसेस की बहुत बात होती है आजकल। जिस टाइप से स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉचेस का यूज़ बढ़ रहा है, वैसे ही डेटा लीक होने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वाईफाई नेटवर्क से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट ना तो मैं अपना कोई नया फ़ोन लेने जाऊँ तो मुझे क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स पे ध्यान रखना चाहिए। आम आदमी को सिर्फ ना ही कैमरा देखना चाहिए, ना ही उसकी मेमोरी को देखना चाहिए, बल्कि उसको ये भी देखना चाहिए कि वो किससे ले रहे हैं और किस पर्पज़ की वजह से ले रहे हैं, और उसके अलावा वो कितना पुराना है और उसके अंदर कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं। आप कई तरह के फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो मुझे एक चीज़ समझनी है आपसे कि पैसा मिलने का कितना चांसेस होता है, कितने परसेंट सक्सेस रेट है। अगर आप सतर्क हैं, आपको कुछ ही सेकंडों में पता चल जाएगा कि आप किसी के जाल में फँस रहे हैं, और आप जितना जल्दी आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उतने ही आपके चांसेस होते हैं कि आपका पैसा वापस आ जाए। आरबीआई ने अभी कुछ गाइडलाइंस मनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड इशू करी थी। इन गाइडलाइंस से साइबर फ्रॉड स्कैम्स को रोकने में कितनी मदद मिली? तो हमारी इकोनॉमी है, डिजिटलाइज़ेशन है, इनके ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सारी रिस्क लेते हुए एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आरबीआई ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मतलब स्पेसिफिकली ये डिसीजंस लिए हैं कि हम लोगों के पैसे को बचाएँ, वो हमारी प्रायोरिटी है। आपका फ़ोन आपकी जेब में है, उसमें आपका बैंक है, उसमें यूपीआई है, उसमें आपकी फ़ोटोज़ हैं, उसमें आपके व्हाट्सएप हैं और शायद उसमें किसी और का मैलवेयर भी है जो आपको नहीं पता। ऐसा मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। भारत में हर 2 मिनट में एक साइबर अपराध होता है और उसका सबसे बड़ा दरवाजा आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन है। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज हमारे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विजयंत गौर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक्स सर। सर, जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं, लाइक कैमरा कैसा है उसका, या फिर उसकी मेमोरी कितनी है, पर हम कभी सुरक्षा के लिहाज से उसके बारे में चेक नहीं करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, अगर एक आम आदमी और एक पत्रकार होने के नाते मैं अपना कोई नया फ़ोन लेने जाऊँ तो मुझे क्या-क्या सिक्योरिटी फीचर्स पे ध्यान रखना चाहिए? सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो सेल फ़ोन डिवाइसेज़ होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़, जो कोई भी हम जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो मेक मॉडल जो हम देखते हैं वो, उसके अलावा हमें जो देखना चाहिए उसका फर्मवेयर एप्लीकेशन जो उसके अंदर चल रही है वो, उसके अलावा ये देखना चाहिए कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं, बिकॉज़ एक ट्रस्टेड सोर्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, बहुत बड़ा महत्व है उसका। हुँ। तो कभी-कभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ईर्ष्यालु हैं और जिनको एक बहुत अच्छा डिवाइस चाहिए होता है सस्ते दामों के अंदर, और वो ऑनलाइन जो है उसकी सर्च करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग डिवाइसेज़ वग़ैरह प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं लोगों से, तो लेन-देन के समय वो कीमत को तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी सिक्योरिटी के साथ में वो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ऐसा पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा भी है, कुछ एक्सपर्टीज़ लगा कर के, कुछ लोगों के साथ में इंटरैक्ट करके, कुछ केसेज़ को सॉल्व करके हमने ये पता लगाया है कि कुछ मालवेयर्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो पीछे चल रही होती हैं, और वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती है। तो एक आम आदमी को सिर्फ़ ना ही कैमरा देखना चाहिए, ना ही उसकी मेमोरी को देखना चाहिए, बल्कि उसको ये भी देखना चाहिए कि वो किससे ले रहे हैं और किस पर्पज़ की वजह से ले रहे हैं, और उसके अलावा वो कितना पुराना है और उसके अंदर कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं, और ये सारी चीज़ें उसको देखनी चाहिए। तो सर, एक आम आदमी कैसे चेक कर पाएगा कि ये फ़ोन कितना पुराना है, नया है कि पुराना है? ठीक है, तो इसको चेक करने का कोई मेथड होगा? इसमें देखिए जो एप्पल जो डिवाइसेज़ हैं और कुछ अन्य डिवाइसेज़ भी ऐसे हैं, वो काफ़ी सारे ब्रांड्स के अंदर आज की डेट में, उसमें एक एमएफएनपी करके जो है
सीरियल नंबर शुरू होता है। तो अबाउट डिवाइस हम्म उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, जब आप उसके अंदर जाएँगे तो उसके अंदर सीरियल कोड एंड सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि कौन-सा उसमें सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, हम्म कौन से वर्ज़न है उसका, उसका कर्नेल वर्ज़न क्या है और उसके अलावा उसके अंदर जो सीरीज़ है उसके अंदर एमएनएफपी से शुरू होती है। हम्म या तो एम होगा या एफ होगा या पी होगा या एन होगा। हम्म तो उसके अलग-अलग महत्व है। एम का मतलब होता है कि नया फ़ोन, हम्म एफ का मतलब होता है रिफर्बिश्ड बेसिकली हम्म एंड एन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट वाला फ़ोन। हम्म सो इस तरीके से जो मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर अलग-अलग दी हुई होती हैं और आदमी को वो चीज़ भी चेक करनी चाहिए। उसके अलावा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस जो होती है, जी क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग क्या है कि ये सोचते हैं कि वो उस डिवाइस के लिए, उस फ़ोन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो जी और हम डिलीट ही नहीं करते उनको। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि ऑलरेडी आपका डेटा पोर्च कर रही होती है। उनको जो है एक तरीके से आपको आपका सारा डेटा चाहिए होता है। तो वो चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या आपके काम की चीज़ है या नहीं है। नहीं है तो उसको तुरंत ही डिलीट कर दें और सारी चीज़ें ये करने के बाद में कभी भी कोई सा भी डिवाइस लेने के बाद में सबसे पहले तो आप उसका फर्मवेयर अपग्रेड करें। अगर ओके कोई इसका नया वर्ज़न आया है, आप इंस्टेंटली उसका सिक्योरिटी पैच को अपलोड करें, आप उसको रीस्टार्ट करें डिवाइस को। अच्छा, कई लोग होते हैं कि उनको लगता है कि अपडेट करने पे फ़ोन स्लो हो जाता है, तो क्या वो सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं? डेफ़िनेटली कहीं न कहीं वो सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि आज की डेट में सॉफ्टवेयर्स जो बनते जा रहे हैं, वो डेफ़िनेटली स्पेस तो कंज़्यूम करते ही हैं डिवाइसेज़ में। हुँ, अब जैसे कि मेरे पास में आज तक जितने मैंने डिवाइसेज़ इस्तेमाल करे हैं, आज तक मैंने किसी को दिए नहीं है। जब तक उनके ईओएल जिसे कहा जाता है, एंड ऑफ लाइफ़, जब तक ओके, वो डिवाइस चल रहे हैं, चल सकते हैं, आखिरी साँसों तक उनको चलाना चाहिए। हुँ, ऐसे डिवाइसेज़ को बेचना नहीं हुँ, चाहिए। ऐसे डिवाइसेस के अंदर यूजुअली आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा होता है, आपकी कम्युनिकेशंस होती है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, आपकी मेमोरीज़ होती हैं, आपके ईमेल एड्रेसेस होते हैं, आपके पासवर्ड्स होते हैं और बहुत सारी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि आपकी पर्सनल है। और हैकर्स को क्या चाहिए? ट्रू, हैकर्स को यही सब चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों को रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम फर्मवेयर अपग्रेड करते हैं, आपके डिवाइस की मेमोरी फिल होते जाती है इवेंचुअली धीरे-धीरे और जब उसकी मेमोरी फिल हो जाती है तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं प्रोसेसिंग यूनिट की वज़ह से जो है फ़ोन स्लो हो जाता है। हुँ। अच्छा, अभी आपने बताया था आईओएस सिस्टम के बारे में, अगर एप्पल का फ़ोन है हमें तो एमएनएफ करके सीरियल नंबर्स होते हाँ हैं। जी। बट अगर मैक्सिमम लोग तो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं इंडिया में, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप उसमें कैसे पता करेंगे कि ये पुराना है या इसकी बैटरी लाइफ़ क्या है? एंड्रॉयड में भी काफ़ी जगहों के ऊपर ये है, सारी की सारी चीज़ें दी हुई है। हुँ, एंड्रॉयड के अंदर भी ये आने लगा है आज की डेट में हुँ, और इससे ये ईज़िली आइडेंटिफ़ाइएबल है कि वो रिफर्बिश्ड है या किस तरीके का फ़ोन है। हुँ, सो जो बड़े-बड़े इम्पोर्टेंट जो डिवाइसेज़ हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, वो जो देने लग रहे हैं, वो उसके अंदर उसको इंडेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी उस प्रोसेस को, जिससे कि एक आम आदमी को थोड़ी-सी सुविधा हो जाए। ओके। अच्छा, मान लीजिए मैंने अब फ़ोन तो खरीद लिया नया, ठीक है? पर फ़ोन सेटिंग करने से पहले, उसको रन करने से पहले वो 4-5 चीज़ें क्या है जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे ही आप डिवाइस खरीदते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आपके हाथ में डिवाइस है, उसका आईएमईआई नंबर जो ओके। सिम कार्ड स्लॉट के अंदर एक आईएमईआई नंबर होता हुँ, है। हुँ। वो नंबर क्या आपके बिल से और आपके पास में जो बॉक्स है उससे मैच हो रहा है? ओके। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। तो और अगर मैच नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ है फ़ोन के साथ। एब्सोल्युटली बिल्कुल वहाँ पर वो कोई ना कोई गड़बड़ है। हुँ, और ये स्पेसिफिकली मैं उन यंगस्टर्स को बोलना चाहूँगा जो कि हर 6 महीने में एक नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं और नया फ़ोन रखना चाहते हैं हुँ, और सस्ती कीमत के ऊपर फ़ोन लेते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके। एंड व्हाट अबाउट द जब आप लॉगिन करते हैं ईमेल आईडी वगैरह, तो उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? जैसे ही हम ये सबसे पहले आईएमईआई नंबर वगैरह आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जब वो क्लियर आपको लगता है कि वो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो इंस्टेंटली सबसे पहले आपको अपना सिक्योरिटी फर्मवेयर अपग्रेड करके हुँ, डिवाइस को आपको रीस्टार्ट करना चाहिए। हुँ, जिससे कि आपकी जो सिक्योरिटी पैच है और जो लेटेस्ट वर्ज़न है डिवाइस का, वो आपका फर्मवेयर जो है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा और सिक्योरिटी पैच आपके पास में आ जाएगा।
फिर उसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस वगैरह आप डालते हैं, तो सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस कभी भी आप डालते हैं तो मेक श्योर कि आपके ईमेल एड्रेस के जो पासवर्ड्स है वो स्ट्रांग हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताऊंगा कि ईमेल एड्रेस के पासवर्ड और आपके डिवाइस के पासवर्ड बिल्कुल सेम ना रखें। ओके, तो जनरली लोगों से गलती हो जाती है कि शायद ईमेल का भी पासवर्ड और डिवाइस का पासवर्ड सेम रखने की कोशिश बिल्कुल, रखते हैं ताकि उन्हें याद रहे। बिल्कुल। काफ़ी सारे डिवाइसेज़ आज भी ऐसे हैं जिनके अंदर आप अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेसिफिकली नंबर्स के साथ में आप जो है अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, जो पुराने डिवाइसेज़ हैं। हुँ, जो आज की डेट में नए डिवाइसेज़ हैं उनमें फिंगरप्रिंट आ गया है और फेशियल रिकॉग्निशन आ गया है, उसके अंदर पासवर्ड्स तो डेफ़िनेटली वो है ही, सो डिजिट्स के साथ में भी आ गया है। अब काफ़ी सारे डिवाइसेज़ ऐसे भी हैं जिसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिक जब डालते हैं तो सबसे बड़ा आपके पास में चैलेंज ये आता है कि आप वही पासवर्ड डालते हैं जो कि आपके ईमेल का होता है जी। या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट का होता है। हुँ, तो ऐसे करके कृपया करके जो पासवर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी ना डालें। ओके। अब फ़ोन में क्या करते हैं कि जब हम फ़ोन लेते हैं तो उसमें ना बहुत सारी प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं। अ, मतलब नंबर ऑफ ऐप्स शायद जो डे टू डे लाइफ़ में काम आती हैं। पर क्या जब ऐप्स हम लोड करते हैं तो उसका ट्रस्टेड फीचर्स कैसे चेक करें कि ये ट्रस्टेड है ऐप्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशंस आपके मतलब की ही नहीं है, उनको ना डालें। ओके। हम लोग करते क्या है कि 2 मिनट कहीं पर भी हमारे पास में गूगल एड्स आ जाते हैं सबसे ऊपर, क्योंकि आप कोई भी सर्च मारते हैं या कुछ है तो आपके पास सबसे पहले ऊपर गूगल एड्स आते हैं जो कि पेड एड्स होते हैं। अब वहाँ पर कहीं न कहीं एप्लीकेशन होती है तो एप्लीकेशन कहती है कि डाउनलोड, और हम जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। और जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर हम सारे एक्सेस भी दे देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि जो एप्लीकेशन आपके बिल्कुल काम की नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है, उसको डाउनलोड ही ना करें। और गलती से कोई डाउनलोड हो जाती है तो इंस्टेंटली आप उसको अनइंस्टॉल कर दें और अपने फ़ोन को इमीडिएटली रीस्टार्ट करें। ओके। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको अगर ट्रस्टेड सोर्स वेरीफ़ाई करना है कि हुँ, कौन-सी एप्लीकेशन सही है, कौन-सी गलत है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये थोड़ा-सा पेचीदा है मामला, क्योंकि इसमें गूगल कोई गारंटी नहीं देती कि उसके पास में जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो एप्लीकेशंस है 100% वायरस फ्री या कुछ भी इस तरीके की एप्लीकेशंस हैं। पर एक आम आदमी सोचता है कि अगर गूगल के प्ले स्टोर से हैं और एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं तो मे बी ये सेफ होंगी। देखिए, सिक्योरिटी 99.9% हो सकती है, 100% कभी नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं वो एक वल्नरेबिलिटी और वो एक खतरा रहता ही है, मंडराता ही है इर्द-गिर्द। तो सतर्कता एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। सतर्कता नहीं है, आपके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है थोड़ी-सी, तो आप कहीं न कहीं फँस सकते हैं। अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप किसी परिवार के सदस्य से, किसी कलीग से ऑफ़िस में या कोई मित्र से आप वो स कंसल्ट करें, आप उनसे पूछें। ट्रू। अच्छा, अब हमने फ़ोन ले लिया, फ़ोन के बारे में फीचर्स भी जान लिए, उसको ऐप्स भी डाउनलोड कर ली, पर अगर सपोज़ मेरा फ़ोन खो जाता है, तो अगर खोने के बाद आदमी एक तो पज़ल्ड ही रहता है, उसका फ़ोन गया, महँगा फ़ोन गया, तो तब क्या मतलब पहले 10 मिनट में क्या ऐसे काम करने चाहिए उसे कि वो मतलब रॉन्ग चीज़ों में यूज़ ना हो? सबसे पहले तो फाइंड माय डिवाइस, जैसे कि 3 या 4 स्टेप का ये प्रोसेस होता है जब भी हम एक नया डिवाइस लेते हैं अपने हाथ में। तो सबसे पहले जैसे बताया कि फर्मवेयर होना चाहिए। फर्मवेयर के बाद में फर्मवेयर आपने अपग्रेड कर लिया, करने के बाद में इंस्टेंटली आपको पासवर्ड्स अपने रीसेट करने हुँ, पड़ेंगे। बायोमेट्रिक लॉक और मल्टी ऑथेंटिकेशन फैक्टर आपके जो पासवर्ड्स हैं वो ज़रूर डालें। वो डालने के बाद में तीसरा आपका है ईमेल सेटअप। ईमेल सेटअप करते हुए साथ में जो पासवर्ड जो आपके ईमेल में है वो सेम पासवर्ड इधर ना डालें। चौथी चीज़ इसके साथ में आपको ये देखनी है कि फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन आज की डेट में लगभग है। उनसे सतर्क रहें थोड़ा-सा, क्योंकि फाइंड माय डिवाइस के अच्छे परिणाम भी हैं और थोड़े से नेगेटिव परिणाम भी हैं। लाइटली समझना चाहूँगा। अच्छे परिणाम ये है कि जैसे आप अक्सर भूल जाते हैं चीज़ों को, कहीं पर आपने अपना फ़ोन रखा, आप भूल गए हैं, तो फ़ोन आपका बंद हो गया है, बैटरी खत्म हो गई है, जब भी आपका डिवाइस
कहीं ना कहीं दायरे में आ जाता है रडार में थ्रू माई फाइंड माई डिवाइस। और आप ऐसे ट्रैक कर काफ़ी सकते सारे, हैं, तब भी ट्रैक कर सकते हैं? हाँ जी, ओके। क्योंकि इसमें जो बैटरी होती है, बैटरी का कनेक्शन इस तरीके से करा जाता है कि एक सेपरेट सर्किट काम करता है जो कि आपकी जीपीएस लोकेशन एंड ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है। हुँ, सो स्पेसिफिकली अगर हम आईफोन को देखें तो आईफोन के अंदर वो फैसिलिटी है, और कुछ एक दो फ़ोन डिवाइसेस और भी हैं मार्केट में जिनके अंदर ये ऐसे ऑप्शंस हैं कि वो बंद होने के बाद में भी 1-2 दिन तक आपके ट्रांसमिशन करते हैं, और वो आपका जो है वो बताते हैं कि वो कहाँ पर है लोकेशन में। इसीलिए आप आज की डेट में आईफ़ोन चोरी भी होता है तो लोग आसानी से ट्रैक कर लेते हैं, या लोग अपना फ़ोन कहीं भूल जाते हैं, कहीं पार्टी में गए हैं भूल गए हैं, कहीं दफ्तर में गए हैं भूल गए हैं, या कोई दोस्त है मज़ाक कर रहा हो वो डिवाइस को ऑफ कर, तो सबसे पहले तो ये भी हमें करना चाहिए कि कोई भी उस डिवाइस को ऑफ ना कर पाए। तो ओके। वो भी एक ऑप्शन होता है उसके सॉफ्टवेयर के अंदर फ़ोन के, जो कि एक्टिवेट करें, जिसकी वजह से अगर किसी गलत इंसान के हाथ में भी फ़ोन लग जाता है, तो वो उसको स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। हुँ। तो ये तो लाइक फाइंड माय डिवाइस के पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए कि जी, अगर आप डाउनलोड करते हैं फाइंड माय डिवाइस, एक्टिवेट करते हैं, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। क्या फाइंड माय डिवाइस अगर इंटरनेट नहीं है, तब भी ट्रैक कर पाएगा? बिल्कुल। अच्छा, सर समझना चाहूँगा सिम स्वैप स्कैम, आजकल इसके बारे में बड़ा सुनने में आ रहा है, तो सिम स्वैप स्कैम क्या है? सिम स्वैपिंग स्कैम जो है बेसिकली एक स्कैम चला था बीच में दौरान में, अभी इस समय बहुत कम केसेस सुनने को मिलते हैं इसके हुँ, बारे हुँ, में। इसमें सिम स्वैपिंग के अंदर होता क्या है कि जैसे मेरे पास में फिजिकल सिम कार्ड है, तो हुँ, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे नाम से एक ई सिम ले लेता है, या फिर एक दूसरा फिजिकल सिम कार्ड भी एक्टिवेट करा सकता हुँ, है। तो इस तरीके से चीज़ें बीच में चल रही थी, एंड वो जो है अभी इस दौरान बहुत ही कम केसेस सुनने को मिले हैं। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा-सा कम हो चुका है वो। आपने ई सिम की बात करी, तो ई सिम के बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे कैसे वर्क करता है, क्या होता है? ई सिम बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड है। हुँ, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है आपके फ़ोन के। हुँ, वो आपके नॉर्मल सिम कार्ड की तरह जो फिजिकल डिवाइस के अंदर फिजिकली आपका जो सिम कार्ड लगता है, उस तरीके से नहीं होता। वो ऑटोमैटिकली सॉफ्टवेयर है। आपके डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, उससे वो लिंक हो जाता है। उसके हिसाब से वो चलता है, एंड वो कम्युनिकेशंस करता है आगे। एंड ये एक थोड़ा-सा बड़ा खतरा ज़रूर है ई सिम, क्योंकि फिजिकल जो डिवाइस के अंदर फिजिकल सिम कार्ड लगता है, अगर उसको डीएक्टिवेट करना हो या उसको कुछ करना हो, टैम्पर करना हो, तो डेफ़िनेटली फिजिकल डिवाइस आपके हाथ में होना चाहिए, जब जाकर के कोई सिम कार्ड निकालेगा। लेकिन ई सिम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर किसी को मेरा कुछ पासवर्ड्स के बारे में पता हो, सोशल मीडिया से कहीं न कहीं से वो क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हैकर्स यूजुअली ये करते हैं। तो वो उससे आइडेंटिफ़ाई करके पासवर्ड वो लॉगिन करके स्पेसिफ़िकली जो मेरा आईएसपी है, या आपका सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी वेबसाइट पे जाकर के वो पासवर्ड्स के थ्रू बेसिकली लॉगिन करके दे कैन रिक्वेस्ट फॉर स्वैप, और वो जो है रिक्वेस्ट करके जो है फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करा सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ समझना चाहूँगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आ गया। आप अगर कोई नया सिम लेने जाते हैं तो आपसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराते हैं, पर रिटेलर लेवल पे अभी भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोग 10-10 15-15 सिम्स खरीद लेते हैं और साइबर स्कैम्स में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड्स को जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले थोड़ा-सा मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस समय में गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन नंबर ऑफ सिम कार्ड्स एट पर्सनल लेवल। यानी कि एक आदमी लिमिटेड आपके 4 सिम कार्ड रख सकता है ओके। अपने नाम के ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है, हुँ, ट्राई की तरफ से। अब इसमें होता ये है कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो हम 10-15 सिम कार्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यूजुअली क्या होता है कि जैसे एक आदमी के नाम के ऊपर एक कोई कॉर्पोरेट कंपनी या प्रोप्राइटरशिप कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी कोई खोल ली है किसी ने। अब उस कॉर्पोरेट कंपनी के नाम के ऊपर उसको कॉर्पोरेट दिखा करके उसके ऊपर आप 10 सिम कार्ड या इस तरीके से आप ले सकते हैं कि भाई मेरे पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अंदर मेरे पास में ये सिम कार्ड चाहिए। तो यूजुअली जो 10-15 सिम कार्ड वाली जो बात आती है, ये मैक्सिमम वहाँ पर आती है। एट द पर्सनल लेवल अगर आप देखें, तो 4 सिम कार्ड हैं, और कोई भी इंसान भारतवर्ष में जिसने अपना सिम कार्ड ले रखा हो, वो संचार साथी पोर्टल पे जा कर के अपना देख सकता है कि उसके नाम के ऊपर कौन-कौन से सिम कार्ड इस समय एक्टिव हैं।
और इन केस आपको लगता है कि आपने वो सिम कार्ड नहीं लिए हैं या आप उनका यूज़ नहीं करते हैं या पास्ट हिस्ट्री में नहीं करा है, इमीडिएटली आप उनके ऊपर चेक मार्क करें और उनको रिपोर्ट करें, ताकि वो नंबर्स आपके डीएक्टिवेट हो जाए। ओके, सो एक और चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे फ्रॉड्स आते हैं, एपीके फाइल्स आती है, टेलीग्राम्स पे आते हैं, टेलीग्राम से ग्रुप बन जाते हैं और फ्रॉड्स होते हैं उसके थ्रू। तो समझना चाहूँगा, जब इन ऐप्स पे हमें मालूम है इनके थ्रू फ्रॉड्स हो रहे हैं, इन नंबर्स के थ्रू फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ सम एग्रीमेंट क्या इन ऐप्स के साथ कि हमें अगर इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उनको रोका जा सके? देखिए, जो ये कंट्रोल सिस्टम है, फ्रॉडलेंट कंट्रोल सिस्टम, बेसिकली इस समय में हमारी I4C एक संस्थान है, वो देखने लग रही है जितना भी साइबर क्राइम का इश्यू आता है, सेंट्रलाइज्ड बॉडी है वो, इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। सो वहाँ पर सारी की सारी कंप्लेंट्स आती हैं, वो इस चीज़ को मॉनिटर करने लग रहे हैं, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम। अब उनके अंडर में स्टेट एजेंसीज आती हैं, स्टेट लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स है और साइबर क्राइम सेल्स हैं, ये उन्हीं के डायरेक्शंस के ऊपर नीचे अंडर में काम करते हैं। लोकल लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस यही सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो अभी हमारे पास में जॉइंट टीम बनी है 8 स्टेट्स की, जिसके अंदर फास्ट कोऑर्डिनेशन करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट फास्ट करने के लिए वहाँ पर जो है स्पेसिफिकली टीम्स को जो है एक्सपर्टीज़ दी गई है और वहाँ पर आइडेंटिफाई होती है। सो इस तरीके से जो है मल्टी स्टेट लेवल के ऊपर एंड सेंट्रल लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही है। अब आइडेंटिफाई करने की बात ये है कि अगर इनके पास में ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी एआई एल्गोरिदम्स पीछे चलने लग रहे हैं आज की डेट में। वी हैव इन्फ्यूज्ड एआई इनटू आवर सिस्टम्स, हमारे सिस्टम्स में एआई आ चुका है। एआई डेटा से चलता है। सो जो हमारे पास डेटा इतने सालों में एक्यूमुलेट हुआ, हम उसी के थ्रू प्रोसेस करके हम कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी निकालते हैं उसके अंदर। वी ट्राई टू फिगर आउट द लिंक। उसमें कहीं ना कहीं अगर हमारे पास में कोई हमें ट्रेस मिलता है कि ये नंबर सस्पेक्टेड उस इंसान से लोकेटेड है या उस कम्युनिटी से लोकेटेड है जहाँ की सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, या उस बैंक या ब्रांच से रिलेटेड है जहाँ की सबसे ज़्यादा फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या उस एरिया से हो रहा है जहाँ से सेल फोन टावर बेसिकली कहा जाए, तो नेचुरल सी बात है एजेंसी सतर्क है इस मामले में एंड वो बहुत अच्छे तरीके से तहकीकात करने लग रही हैं और धीरे धीरे करके जो है हम इन चीज़ों को ख़त्म करने लग रहे हैं। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, तो एक चीज़ समझना चाहूँगा, एंड I4C के साथ भी आपने काम किया, तो एक चीज़ समझना चाहूँगा कि 1930 या फिर जब हम कंप्लेंट करते हैं cybercrime.gov.in पे, तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि इधर हेल्पलाइन बिजी होती है या फिर लॉग ऑन करके कंप्लेंट करने में बहुत सारे ऑप्शंस प्रॉब्लम्स आती है। तो उन लूप होल्स और उन गैप्स को कैसे कम किया जा सकता है, देखिए, सबसे पहले तो इसमें ताकि आम आदमी इजीली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सके? जी, देखिए सबसे पहले एक चीज़ है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर 2 लाइन्स अलग-अलग हैं। उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है। उन्होंने फाइनेंशियल क्राइम को थोड़ा-सा अलग करा है और साइबर क्राइम को थोड़ा-सा अलग करा है, क्योंकि हर साइबर क्राइम फाइनेंशियल क्राइम नहीं होता है। तो उन्होंने जो है साइबर क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम की 2 अलग-अलग लाइन्स बनाई है, 1930 एंड 1935। ओके। तो उस तरीके से उन्होंने बाइफरकेट करा है, तो बाइफरकेशन से उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि फाइनेंशियल क्राइम जहाँ पर जो रिपोर्ट हो रही है, उनके ऊपर फास्टर देखा जा रहा है और जो बाकी तरीके का साइबर क्राइम है, उसके ऊपर अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करी जा रही है और अलग एक्सपर्टीज़ वाले लोग उसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं। एंड ये डेफ़िनेटली एक स्मार्ट मूव रहा है और सेंट्रलाइज़्ड वे में देखा जाए तो बाकी अदर स्टेट्स के लिए 1930 आज भी एक्टिव है और उसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल ncrp.gov.in, ये हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पर आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें कभी-कभी कोई इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि आप देखते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि मेरा नाम कहीं आगे आ गया तो मेरे को खतरा हो सकता है, तो आप अपना नाम छुपा कर के भी वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ में होने वाले क्राइम्स और साथ में महिलाओं के साथ में होने वाले क्राइम्स को भी बहुत नज़दीकी से देखा जा रहा है और प्रायोरिटी के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशंस होती है। एंड एक महिला जो साइबर क्राइम कंप्लेंट जो है लिखना चाह रही है, करवाना चाह रही है,
वो बिना नाम के भी वो उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकती हैं। उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा और बाकी का उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस मतलब तहकीकात करके उसको सॉल्व किया जाएगा। इस तरीके के जो मतलब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए हैं। आप कई तरह के फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो मुझे एक चीज़ समझनी है आपसे कि पैसा मिलने का कितना चांसेस होता है? कितने परसेंट सक्सेस रेट है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझसे पूछा है और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इंसान अगर सतर्क है, सतर्कता मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ऊपर रहती है और वो सबसे ऊपर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप सतर्क हैं, आपको कुछ ही सेकंडों में पता चल जाएगा कि आप किसी के जाल में फँस रहे हैं और आप जितना जल्दी आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उतने ही आपके चांसेस होते हैं कि आपका पैसा वापस आ जाए। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे रातों को कॉल किया करते हैं या करते थे पहले भी, सो आज भी कनेक्टेड हैं मेरे साथ में। काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि सर मेरे पिताजी के नाम से फ़ोन आया कि उनको पैसे देने हैं, मैंने जो है उन्होंने कह दिया कि गलत अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया, 2000 की जगह उन्होंने 20,000 कर दिया है। तो उन्होंने फिर मेरे को 18,000 की रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने सोचा कि जो है मैं उनको दे दूँ, फिर बाद में पता चला कि वो फाइनेंशियल क्राइम है। तो ऐसे बड़े केसेज़ अब मेरे पास में आए हैं, विदिन आवर, विदिन 1 आवर अगर आप कॉल करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, तो आपका पैसा आने का बहुत चांस होता है वापस और वो भी इंस्टेंटली, और दैट इज़ अ गोल्डन आवर। गोल्डन आवर। हुँ। देखा जाए तो पहले हम 6 घंटे की कीमत रखते थे कि 6 घंटे गोल्डन आवर है, लेकिन अब मैं कहूँगा कि गोल्डन आवर हमारा जो है 1 आवर है मिनिमम और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उसको करें, तो वो हो सकता है हम 6 घंटे तक उसको एक्सीड करें, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो वो पैसा जो है काफ़ी सारे खातों के अंदर इस तरफ से उधर निकल जाता है और वो फिर दायरे के बाहर चीज़ हो जाती है। सो पहला घंटा पहले कुछ घंटे लगा सकते हैं आप, वो बहुत बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे आरबीआई ने अभी एक कुछ गाइडलाइंस मनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड इश्यू करी थी। लिए। जी। तो मैं समझना चाहूँगा उन गाइडलाइन से साइबर फ्रॉड स्कैम्स को रोकने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, बहुत अहम कदम उठाया है आरबीआई ने, बहुत सोच समझ के बाकी कंसल्ट करके क्योंकि डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जो हमारी इकोनॉमी है, डिजिटलाइज़ेशन है, इनके ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सारी रिस्क लेते हुए एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आरबीआई ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मतलब स्पेसिफिकली ये डिसीजंस लिए हैं कि हम लोगों के पैसे को बचाएँ, वो हमारी प्रायोरिटी है और बैंक्स को भी वहाँ पर इन्वॉल्व किया गया। आज की डेट में कोई भी इंसान के अगर यूपीआई से 10,000 या उससे ₹1 भी ऊपर अगर जाता है, तो उस पेमेंट को होल्ड पे डाल दिया जाएगा, अगले 1 घंटे के लिए। हुँ। जब तक कि कोई उसके ऊपर कंप्लेंट ना आए या जब तक कि गवर्नमेंट को ये लगे कि वो सेफ नहीं है, जब तक वो दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होएगा। अच्छा, एक और चीज़ समझना चाहूँगा, आईओटी डिवाइसेज़ की बहुत बात होती है। आजकल जिस टाइप से स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉचेज़ का यूज़ बढ़ रहा है, वैसे ही डेटा लीक होने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं समझना चाहूँगा कि अगर इस टाइप के डिवाइसेज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने डेटा को या ऐसे वल्नरेबल फैक्टर्स को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं उनको रोकने का और सच कहें तो आज भी जो पुराने बेसिक्स हैं, जिनको हम मूल रूप के जो आपके पॉलिसीज़ हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, अगर हम उनको यूज़ करते हैं आज भी, हम सेफ हैं। जितना हम डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, उतना ही हमारे को ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है कि उस डिजिटलाइज़ेशन से लड़ने के लिए हमारे को क्या-क्या चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत है। हम आज की डेट में स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हैं, आज हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आज हम टेलीविज़न है जो कि स्मार्ट है, आज हम फ़ोन के ऊपर सिरी को या फिर हम बाकी डिवाइसेज़ के ऊपर भी वो सारे एआई एल्गोरिदम्स चल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास में स्मार्ट क्लॉक्स भी हैं,
वॉच जी। के अलावा क्लॉक्स भी हैं, जी। और साथ में हमारे पास में वॉइस मॉड्यूल होम ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं अलग अलग कंपनीज के, क्योंकि आज की डेट में लग्जरी जितनी बढ़ते जा रही है उतने ही जो है हमारे पास में एआई और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज होती जाती है, और उतना ही हमारा डेटा आगे जाया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि क्या वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, सबसे पहले तो ये देखें। और अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वाईफाई नेटवर्क से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट ना करें, क्योंकि यूजुअली वाईफाई नेटवर्क हमारे घर के भी जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर आकर के पासवर्ड सेट करके जाते हैं, मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर कि जो वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर है, बेसिकली जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके जो सर्विसमैन आकर के पासवर्ड रख करके जाते हैं, वही लगे हुए होते हैं, वो चेंज भी नहीं होते हैं। बल्कि मेरे हिसाब से हर 15 दिन में पासवर्ड चेंज होना चाहिए। पासवर्ड अपने अकाउंट्स का, जीमेल अकाउंट्स का, वाईफाई का, हर चीज़ का, हर चीज़ का। हर 15 दिन में। हाँ जी। ओके। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आपको भी क्या कभी साइबर फ्रॉड्स के कॉल आते हैं? मेरे पास में तो और अक्सर आप आते उसको हैं। कैसे हैंडल करते हैं? मेरे पास में साइबर फ्रॉड्स के तो अक्सर कॉल आते हैं। मेरे पास में अभी एक रिसेंटली एक केस आया था न्यूज़ीलैंड से, हुँ। जहाँ की एक सज्जन है, और लगभग 1.2 मिलियन डॉलर्स का उनके साथ में फ्रॉड हो गया था। ओह! एंड वो किसी तरीके से मेरी कुछ वीडियोस देख करके उन्होंने मेरे को अप्रोच करा, एंड कहीं से उन्होंने कॉन्टैक्ट्स निकाले और वो मेरे तक पहुँचे, और उन्होंने कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हालाँकि इस केस को जो है मतलब ये हादसे को 10 से 15 दिन हो गए हैं। तो इस तरीके के मेरे पास में केस आते रहते हैं, और मैं लोगों के साथ में जो मतलब जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी सपोर्ट करते रहता हूँ। एंड कोशिश यही रहती है कि अगर वो जितना जल्द हमें मतलब सच्चाई से हमें बताएँ कि क्या चीज़ चल रही है उनके साथ में, तो हम उतना ही जल्दी उसके ऊपर एक्टिव हो करके जो है, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सर, मैं समझना चाहता हूँ, आप खुद एक साइबर एक्सपर्ट हैं। आपको क्या कभी किसी फ्रॉड कॉलर ने कॉल किया है साइबर फ्रॉड करने के लिए? मेरे पास में कुछ दिन पहले हुँ। यूपीआई के ऊपर बेसिकली ऑन सम किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर मेरे पास में लगभग ₹550 का किसी ने जो है एक नोट भेजा। नोट इन सेंस कि कोई रेस्टोरेंट के नाम से जो है वो था कि उसके ऊपर, ताकि मैं क्लिक करूँ, ओके करूँ और वो पैसा कट जाए। ओके। तो उस तरीके से मैंने बचाया। और बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद इन चीज़ों से सतर्क रहता हूँ, आज से नहीं, लगभग वो पिछले 25 सालों से। तो मैंने एक ट्रेंड देखा है कि आप गूगल के ऊपर या कहीं पर भी आप किसी चीज़ को एक बार सर्च मारते हैं, तो उसी के एड्स आपको हर एप्लीकेशन पे नज़र आने जी, शुरू हो जाएँगे, जी, और गूगल एड्स आपके शुरू हो जाएँगे। जी। तो उसमें क्या होता है कि आपको बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें, जैसे मैं फ़ोन को देख रहा हूँ, फ़ोन खरीदना है मुझे, ₹1000 का जैसे एक फ़ोन है, वो फ़ोन मेरे को ₹100 का दिखाई देगा वहाँ पर। जी। और मैं क्लिक करूँगा उस चीज़ को, और वो इतनी अट्रैक्टिव होती है बनाई हुई एआई के थ्रू कि जो मतलब मैं उसको ₹100 की जगह मैं उसको 200, 300, ₹400 में भी मैं उसके लिए अट्रैक्ट होकर के मैं पैसे दूँगा, हुँ। और मैं पैसे दे देता हूँ। जो कि जिसकी मार्केट वैल्यू ₹1000 वो आपको 200 या ₹400 में अट्रैक्ट एब्सोल्युटली। करने की, या और उसके बाद में जब वो मुझे चीज़ डिलीवर होती है, वो चीज़ वो होती ही नहीं है जो कि मुझे चाहिए। हुँ। वो बिल्कुल ही खराब क्वालिटी, खराब प्रोडक्ट, या कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जो आते हैं, और आपके एड्रेस पे कभी-कभी तो पहुँचते भी नहीं है। जैसे कि आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद में ना ही वेंडर का फ़ोन नंबर काम करता जी। है, ना ही कोई रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन लगी हुई होती है सारी की सारी उसपे। हुँ, हुँ। तो इसके लिए मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि ऐसी चीज़ों के लिए अपना यूपीआई कभी इस्तेमाल ना करें। ओके। ऐसी चीज़ों के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में एक चार्जबैक डिस्प्यूट नाम की चीज़ होती है। हुँ। एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपके पास से प्रोडक्ट आपको सही ढंग का डिलीवर नहीं हुआ या कोई भी चीज़ है, तो आप कम से कम एटलीस्ट बैंक के साथ में उस चार्जेस के लिए डिस्प्यूट कर सकते हैं विद एविडेंसेस कि आपके पास में ना तो वो प्रोडक्ट पहुँचा है, ना सर्विस पहुँची है, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो आप उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, लालच में ही ना आएँ ऐसी चीज़ों की, ताकि आप ट्रैप हों। बिल्कुल, लालच, जैसे कि मैं हमेशा कहते आया हूँ, और मेरे कुछ और मित्र हैं जो इसी इंडस्ट्री से, हम सब एक ही चीज़ कहते हैं, लालच
उसके अलावा अज्ञानता, और उसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो है अगर आप सतर्क रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। जी। अच्छा, हमने देखा है पास्ट में और अभी रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट में देखा है कि जो बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो जाती है, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई चली जाती है। तो मैं चाहूँगा उनको आप सतर्क रहने के लिए 1-2 स्टेप्स बताएँ कि कैसे वो खुद को सतर्क रख सकते हैं? स्मार्टफ़ोन के इतने फीचर्स नहीं जानते हैं, फिर भी वो ट्रैप में फँस जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी लगभग उसी एज के हैं इस समय, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं हर परिवार में। तो मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा हर बुज़ुर्ग को कि एटलीस्ट अपने पोता-पोती या बेटा-बेटी या जो कोई भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करें। उनके थ्रू अपने फ़ोन डिवाइस या जो कुछ भी आपके पास में डिवाइस है, बेसिकली आप उसको फर्मवेयर अपग्रेड करते रहें। जब भी सिक्योरिटी पैच आता है उसको डालें। आपके पास कोई कॉल आती है अनजान व्यक्ति की, कृपया करके ना घबराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं और बुजुर्गों को पता नहीं कि क्या चल रहा है आज की डेट में। तो सबसे पहले तो घबराएं नहीं। किसी का कोई फ़ोन आता है आपके पास में, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आप कृपया उससे बात करके तुरंत ही 30 सेकंड में, 1 मिनट में इन्फॉर्मेशन लेकर के काट दें, अपने परिवार में डिस्कस करें नॉर्मली, और उसके बाद में आप उसके ऊपर विचार विमर्श करें। सर और शो को ख हाँ, या प्लीज़। उसके अलावा मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जितने बुज़ुर्ग हैं, हम लोगों की, हमारी जनरेशन की, जो हम लगभग 35 साल की उम्र से लेकर के 50 के बीच में हैं, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमारे से यंगर जनरेशन और हमारे से ऊपर की जनरेशन को हम डेली अवगत कराएँ कि चीज़ें क्या चल रही हैं, डिस्कस करें सामाजिक तौर के ऊपर, सोसाइटी में या आरडब्ल्यूएज़ में बैठ के, या आपके गाँव के अंदर पंचायत घर में, या कहीं पर भी बैठ के आप लोगों के साथ में जो आने वाली समस्याएँ हैं और जो हो रही समस्याएँ हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड या फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड, आप इनको ज़रूर करें। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि सामाजिक तौर के ऊपर स्पोर्ट्स क्लब के अंदर या योगा सेंटर्स में, सोशल गैदरिंग की जगहों के ऊपर भी इन चीज़ों को थोड़ा-सा डिस्कस करें, ताकि ये जो ऐज फैक्टर का जो गैप है, उन लोगों को हम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ सही ढंग से। हो सकता है हमारे बराबर के ऐज वालों के पास में भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो काफ़ी सारी चीज़ों की। हम उनको भी एटलीस्ट शेयर करें और वो भी अपने आस-पास के सर्कल में 10 लोगों को सेफगार्ड कर सकें। तो इसी तरीके से एक हम चेन बना सकते हैं। आज भी अगर भारतवर्ष के अंदर हम देखें तो जनसंख्या की ज़रूर समस्या है, लेकिन सभी लोग अपने इर्द-गिर्द अगर साइबर सुरक्षा के बारे में बात करें, सुरक्षित भारत के बारे में बात करें, यूपीआई क्राइम्स के बारे में बात करें, फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में बात करें, अगर हम इन चीज़ों के बारे में ओपनली डिस्कस करते हैं, तो डेफ़िनेटली समस्याओं का बहुत जल्द समाधान निकलेगा और हम सक्षम होएँगे कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, हम भी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। सर थैंक्स हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए और साइबर सुरक्षा पे इतना सारा ज्ञान हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू और सर। मैं हमेशा यही सोचूँगा कि हर इंसान जो इस भारतवर्ष में है इस समय, वो हमेशा साइबर क्राइम से जो है अवगत रहे, और उनको जो है बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन मिले, और वो सीखते रहें और आगे समाज को बढ़ाते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए।